मैं इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिक्स में किरदार का नाकिद हूं। मैं ये शुरू से हूं, मैं आज नहीं हुआ। काजी साहब का 13 माह का टेन्योर है सारा। ये तो शैतान की बोतल की तरह जब मजा आने लगेगा खत्म हो जाएगा। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो चुकी होगी। क्या लिखा जाएगा काजी साहब की लेगेसी में? अब मुझे एक बात है ना, हर एक का जमीर लापता रहने के बाद क्यों जाग रहा है? 9 मई को 5-5 6-6 माह, अब 5 माह गुजर गए हैं। आपका अगले हफ्ते जमीर जाग सकता था, 9 मई की रात को जाग सकता था। 5 माह बाद कौन सा जमीर जागता है, ये कम से कम मैं अभी तक नहीं समझ। मेरी नजर में ना, 9 मई इतना बड़ा वाकया था नहीं जितनी बड़ी इस वाकये ने अपॉर्चुनिटी स्टैब्लिशमेंट को दे दी कि वो इसको जवाब बना के, जो एक क्रैकडाउन बहुत पहले से प्लान करके बैठे हुए थे, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। ईमानदारी से समझता हूँ, मैं फौज के कारोबारों का नाकिद हूँ, उनके सियासी किरदार का नाकिद हूँ, उनकी हल्फ की खिलाफ वर्जियों का नाकिद हूँ, उनकी लोगों को लापता करने की पॉलिसी का नाकिद हूँ। लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि फौज के अंदर से चेंज आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। असद तूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद तूर अनसेंसर्ड से ये रिपोर्टिंग करते हैं। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद तूर साहब, राय मेहरबानी ये बताएंगे, जब पूरा पाकिस्तान सेंसर्ड है तो फिर एक असद तूर कैसे सर अनसेंसर्ड है? यार वो इतने अरसे से चला तो रहे हैं आपके दोस्त यार मेरे बारे में कि मैं एमआई का एजेंट हूँ, तो हो सकता है मैं फिर एमआई का एजेंट होऊंगा, इसलिए मैं लगा हूँ खुलेआम। तो आप फौज सारी का अंदर का आदमी हूँ, तो उन्होंने ही मुझे छोड़ा हुआ है कि मैं इस तरह की बातें करके आप लोगों की अटेंशन लेता रहूं और आप लोगों में घुस के कोई बड़ा काम करूं आप लोगों के खिलाफ। हो सकता है इसीलिए मुझे लॉन्च किया गया हो, तो मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ। सर ये इस बात के अंदर बहरहाल ये तज्जिया मार्केट में पता नहीं मौजूद है या नहीं है, लेकिन सवालात जरूर मौजूद हैं कि असद तूर साहब कैसे अनसेंसर्ड हैं। चलें, कम से कम सर गपशप की हद तक की आपसे जानना चाहते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं या बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जो साफी क्रॉस नहीं करते। सेंसरशिप ना भी हो, सेल्फ सेंसर्ड भी बहुत सारा कमेंट होता है, लेकिन आप नहीं कमेंट उस कमेंट को सेंसर कर रहे, इसकी क्या वजह? देखिए, मैंने पिछले जब से मैं यूट्यूब पर आया हूँ, मैंने अपने चैनल का नाम ही अनसेंसर्ड रखा था। ठीक। और मैंने रखा ही इसलिए था कि मुल्क में एक सेंसरशिप की फजा बन चुकी थी उस वक्त। एक घुटन का माहौल था, हम कहीं रिपोर्ट नहीं कर पाते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया पर सच बोल नहीं पाते थे पूरा। तो मैंने सोचा कि चले फिर एक प्लेटफॉर्म अपना ही रिस्क लिया जाए, उस पर आके वो सच बोला जाए। और बात यह है कि अगर मैं आज से कई साल पहले सच बोलने की एक भारी कीमत अदा कर चुका हूं, अभी भी अदा कर रहा हूं, तो क्या मुझे, अगर मैं तब वो कीमत अदा करने को तैयार था, तो आज मुझे वो कीमत अदा करते हुए मसला क्यों होना चाहिए? या तो फिर मैं किसी सियासी जमात का कारकुन था, किसी सियासी जमात से हमदर्दी रखता था, तो जब उस सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी तो मुझे तकलीफ हो रही थी, तो मैं बोल रहा था। और आज उस वक्त की हुक्मरान जमात के खिलाफ अगर कार्रवाई चल रही है तो मैं कहूँ ठीक है, ये तो मेरी जमात ही नहीं है, इनके खिलाफ चल रही है तो ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं हूं ना, मैं एक सहाफी हूं। मैंने रिपोर्ट करना है जो गलत होना है, जो कुछ आइन से मावरा होना है, मैंने रिपोर्ट करना है। वो चाहे आपके खिलाफ हो या किसी और के खिलाफ हो, मैंने तो रिपोर्ट करना है। वो मुझे तब से जानते हैं, मेरी ये कंसिस्टेंट पोजीशन है। मैं इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिक्स में किरदार का नाकिद हूं। मैं ये शुरू से हूं, मैं आज नहीं हुआ। यह मैं यूट्यूब पे आने के बाद नहीं हुआ था व्यूज लेने के लिए। ये मेरे कंसिस्टेंट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी नहीं, एक पोजीशन है। मेरी उस पोजीशन से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप इत्तेफाक कर सकते हैं, आप गलत कह सकते हैं। मैं कहता भी नहीं कि मैं हरफ आखिर हूं कि मैं गलत नहीं हो सकता। कर दिया आप ये लेकिन एक मेरी position है तो है। ये बताएं, बराए मेहरबानी ये बताएं, आपसे जो चीज मैं समझना या जानना चाह रहा हूं, अपने विलॉग में भी आपने जिक्र किया, असल में हम लोगों को बोलने की आजादी और उसको यकीनी बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जिम्मेदारी है कि इस वक्त जो मुल्क में सेंसरशिप है खत्म करें। आपने अपने विलॉग में ये कहा कि काजी फाइज ईसा साहब भी शायद रेड लाइनें अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं और काजी फाइज साहब के कानों में भी फूंक मारी जा रही है। ये क्या ठीक बात है? लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आज आप लोगों को देख के एहसास हो रहा होगा कि मेरी एक प्रिंसिपल पोजीशन थी। नहीं, एक मैं एक
तो काजी सर, साहब के साथ ज्यादती हो रही थी, जब एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ रेफरेंस ला रही थी तो तो सर, मैं वो रिपोर्ट कर रहा था। आज एक नुकता ऐड कर, अगर वो चीफ जस्टिस बन गए अब मुल्क के, एक नुकते ठीक की, है, मैंने एक ही एक एक मामूली सहाफी की तरह उनसे खुद को डिस्टेंस पे कर लिया, और मैंने फैसला किया कि वो ये ना हो कि कोई लोग सोचे कि अब असद तूर का टाइम आया है कि वो जिस जज के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था तो वो चीफ जस्टिस बन गया, तो अब असद तूर ने को फायदे उठाने हैं। मैं आज भी वही बात कर रहा हूँ। देखें, चीज ये है कि जो काजी साहब की आज जो पोजीशन है, वो मुल्क के चीफ जस्टिस हैं। उनसे मैं तो एक मामूली सहाफी हूँ, मेरी उम्मीदें मैटर नहीं करती, लेकिन ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, लोगों की उम्मीदें हैं उनसे। वो इस वक्त इस मुल्क के मुंसफे आला हैं, लोगों की उनसे उम्मीदें हैं। लोग चाहते हैं कि वो जो कुछ चल रहा है लेकिन वो उसमें इंटरवीन। तो सर, अभी तक जो कुछ उन्होंने किया है, मेरा ये मानना है कि वो शायद उनको लगता होगा कि वो कोई बेबी स्टेप्स ले रहे हैं दुरुस्त संत में, लेकिन मसला ये है कि जो टेस्टिंग टाइम चल रहा है इसमें बेबी स्टेप्स काम नहीं करेंगे। और मैं ये बात एक बड़ी सादा सी मिसाल उम्मन देता हूं कि काजी साहब का 13 माह का टेन्योर है सारा, जिसमें से 2 माह गुजर गए हैं, 11 माह बाकी हैं। ये तो शैतान की बोतल की तरह जब मजा आने लगेगा खत्म हो जाएगा, ठीक है, और तब तक इलेक्शन हो चुके होंगे, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो चुकी होगी, तो उस वक्त क्या लिखा जाएगा काजी साहब की लेगेसी में? मुझे वो चीज परेशान करती है। मैं मायूस होता हूँ कि यार क्यों, आखिर एक मुल्क में एक हालात बने हुए हैं, और उनमें मैं अभी भी, बाय द वे, मैं बिल्कुल, मेरा कोई ऐसा इल्जाम नहीं है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, ये मेरा इल्जाम नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से एक ऐसे वक्त में बज़ाहिर मोहतात हो जाना मेरे लिए बड़ा ही हैरान कुन है। कम से कम मैं खैर मैं बहुत दफा जिंदगी में गलत साबित हूँ, बल्कि ज्यादातर गलती साबित हूँ, कि मुझे उनसे नहीं उम्मीद थी कि वो इतने धीमे पड़ जाएंगे एक ऐसे वक्त में और चीजों को यूं जाने देंगे। असदुर साहब, इस वक्त एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आपकी नजर में हो रही है, और ये जो जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, खौफ की फिजा बनाई जा रही है, इसका मकसद सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करना है और बाकियों को इसका बेनिफिट देना है। देखें, ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हो रहा, ठीक है। हमारे पीटीआई के दोस्त मुझे उम्मन जब मिलते हैं तो कहते हैं देखे ना जी, ऐसा कभी हुआ है? मैंने कहता हूँ यार एक सेकंड, एक सेकंड, आप लोगों के साथ अभी हुआ है, लेकिन हो रहा है ये 75 साल से था, ठीक है। तो बिल्कुल यही होता है हर दफा, हर इलेक्शन से पहले हमारी स्टैब्लिशमेंट की एक पार्टी रिसीविंग एंड पे होती है, ठीक है। तो अभी भी यही हो रहा है, 2018 में भी यही हो रहा था। आज जो हो रहा है उसकी बेनिफिशियरी जो पीएमएलएन नजर आ रही है, 2018 में जो हो रहा था उसकी बेनिफिशियरी पीटीआई नजर आ रही थी, ठीक है। तो आप अगर चलते जाएं तो हमारे यहाँ हमेशा ये होता है। मेरा बुनियादी जो तनकीद का महवर है वो है ये कि यार इस साइकिल को रोकें कि हर दफा अवाम की कोई औकात ही ना हो, हर दफा इस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करे कि इस दफा इस पार्टी को पावर में आना चाहिए, और वो दूसरी पार्टियों को इसलिए कुचलने लग जाए कि वो इस पार्टी को पावर में लाना चाहती है। मतलब कि कब तक होता रहेगा कि हमारे पॉलिटिशियन और हमारी पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी की मुंतजिर रहेंगी? अवाम के वोटों से किसी को फिक्र नहीं होगी कि हम अपना मैंडेट की फिक्र करें कि हमने अवाम से मैंडेट लेके आना है? ये कब तक ये साइकिल चलेगा? और असदुर क्या ये साइकिल अगर इस मुल्क को डिलीवर कर रहा था, मैं तब भी चले, मैं अपने नजरियात को खून के घूंट पी के अपना गला खुद दबा के बैठ जाता, लेकिन ये 75 साल से साइकिल ने इस मुल्क को तबाह किया है। नहीं ये मुल्क आगे बढ़ा। मुझे चीज तकलीफ देती है कि ये क्या एक मजाक है इस मुल्क का। बनाना रिपब्लिक्स में भी इस तरह नहीं होता, यही यकीन कीजिए वो हंसते होंगे। हम सबको महसूस हो रही है, लेकिन बराए मेहरबानी ये बताएं कि जिस तरह से काजी फाइज ईसा साहब मोहतात हुए हैं, और जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज आमिर फारूक साहब मोहतात हैं, और जिस तरह से हुमायूं दिलावर साहब का बाकायदा से इस्तेमाल किया गया, ये इन्हें कुछ सिग्नलिंग हुई है, ये खुद ही इन्होंने अपनी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं? देखिए, मुझे बड़ी मायूसी हुई है आपने
चीफ जस्टिस काजी फैसला को जस्टिस आमिर फारूक के पलड़े में तोला है। और मेरे ख्याल में शायद काजी साहब को खुद भी सोचना चाहिए। लेकिन बहरहाल आपका नुक्ता नजर है। लेकिन काजी साहब का तो मोहतात वो क्यों हुए हैं, इस पर तो मैं अभी काम कर रहा हूँ, और कुछ आएगा तो मैं मंजर आम पर भी लाऊंगा। आई विल नॉट स्टॉप इट। और बाकी जहां तक जो दीगर अदलिया है, बिल्कुल एक वाजे पैटर्न नजर आ रहा है, और वाजे चीजें नजर आ रही हैं जिस अंदाज में चल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये एक सो कॉल्ड फेयर कोई अकाउंटेबिलिटी हो रही है, या कोई फेयर ट्रायल चल रहे हैं इस वक्त। और बिल्कुल ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो है, और यकीनन है। ये नहीं है कि मुझे तासुर मिल रहा है। मैं छोटा मोटा तारीख का तालिब इल्म हूँ, और 2005 से इस फील्ड में हूँ। 3 इलेक्शन अपनी आंखों से देख ली है। ठीक है। बहुत कुछ कवर किया है, लायर्स मूवमेंट, सब कुछ जगहों पे धक्के खाए हैं। हमें अब तो जैसे कहते हैं ना, कोई हमें ना भी बताए ना, हमें एस्टेब्लिशमेंट के फुटप्रिंट नजर आ जाते हैं जब वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि मसला ये है कि वो शायद, मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे जितने ही पढ़े लिखे हैं, कि इनोवेशन नहीं ला सकते। एक ही स्क्रिप्ट है उनके पास, हर दफा वही अप्लाई होगा। बस ये डिसाइड होगा कि वो इस दफा आप पर अप्लाई हो रहा है, पिछली दफा मुझ पर अप्लाई हो रहा था, उससे पिछली दफा किसी और पर अप्लाई हो रहा था। स्क्रिप्ट एक होता है, उस स्क्रिप्ट में जो जेरे अताब होते हैं सिर्फ वो करेक्टर बदलते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें वही हो रही हूँ, और हम कहें नहीं, पिछली दफा एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, इस दफा जो है ना वो अल्लाह की मार पड़ रही है। इतना तो नहीं ना यार, मतलब अब वो इतना तो कर देना बस, मतलब इतना झूठ बोलने की हमसे कोई तवक्को रखे तो यार, मामूली सहाफी हूँ, मेरे को इतनी वैल्यू भी नहीं है, लेकिन इतना तो नहीं बोल सकता। एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त सोच क्या है? सोच बड़ी वाज़ेह है। वो यही है कि किसी भी सूरत में पीटीआई और इमरान खान साहब काबिल कबूल नहीं है। आप इसीलिए देख लीजिए कि ना कोई पीटीआई की रैली निकल सकती है, कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करने देते, कुछ भी नहीं। लोग उठाए जाते हैं, फिर आते हैं, किसी न किसी स्टूडियो में वारिद होते हैं, किसी प्रेस क्लब में वारिद होते हैं, और वो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक ही तरह का स्क्रिप्ट है, एक ही तरह के इल्जामात लगाते हैं, और फिर एक ही पार्टी में चले जाते हैं। ठीक है। और जिस पार्टी में जा रहे हैं, जो जहांगीर तरीन खान साहब है, ठीक है, वो 2018 में क्या कर रहे थे? वो 2018 में भी तो लोग ही रिसीव करके ले जाके छोड़ रहे थे ना, बनी गाला में। उस वक्त भी वो एक, जिसे कहते हैं ना, नजर का धोखा था जहांगीर तरीन साहब। सब कह रहे थे वो देखो जहांगीर तरीन का जहाज चल पड़ा, कोई ये नहीं बता रहा था, या ये कोई जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं करता कि जहांगीर तरीन के जहाज तक उस एमएनए या एमपीए को लाता कौन है, किसकी गाड़ी में वो एमएनए या एमपी आके बैठता है, और फिर वो जाता है बनी गाला वो जहाज। इसी तरह से आज भी हमें बताए ना, कौन है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के जहांगीर तरीन साहब के उनको अब वो पट्टे डलवाता है। एक, वो तो वही किरदार अदा कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, जो वो 2018 में कर रहे थे। फिर अब हमें क्योंकि नहीं 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 नहीं, ये लोग वाकई इनका जमीर जागे। और आप मुझे एक बात है ना, हर एक का जमीर लापता रहने के बाद क्यों जाग रहा है? 9 मई को 5 5 6 6 माह, अब 5 माह गुजर गए हैं। आपका अगले हफ्ते जमीर जाग सकता था, 9 मई की रात को जाग सकता था। ठीक है। 5 माह बाद कौन सा जमीर जागता है, ये कम से कम मैं अभी तक नहीं समझा। कम से कम मेरा तो पिछले 3 4 साल में फिर जमीर बिल्कुल जागा ही नहीं, शायद मैं बहुत ही बेजमीर हूँ। तो मुझे लोगों के जमीर जागने पे हैरत हो रही है, शायद मैं, आपने मुझे भी बहुत हो रही है। इन्वेस्टिगेशन की होगी सर, 9 मई क्या था? देखिए 9 मई मेरी नजर में ये पीटीआई का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। पीटीआई मिसकैलकुलेशंस का शिकार हुई। पीटीआई, मेरा ये मानना है कि कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान के, जिसे कहते हैं ना, वो फैलाए मफरूजों में फंस गई। उनको लगा कि शायद कोई इनकलाब आने जा रहा है, और उसके लिए हमारे कुछ रिटायर्ड मिलिट्री अफसरान ने उनको ये यकीन दहानी करवाई कि अगर अवाम एक बड़ा एहतजाज करे
तो फौज के अंदर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट पाई जाती है और वो पीटीआई को उसमें जिसे कहते हैं ना मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जो चीज पीटीआई के हमारे दोस्त बहुत जज्बाती लोग हैं वो इसको एवेल्युएट करने में नाकाम रहे कि जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान की तारीख में कभी भी फौज ने अपने चीफ की पॉलिसी को सेट असाइड नहीं किया। और दूसरी चीज ये है कि देखिए मैं ये बिल्कुल ईमानदारी से समझता हूँ, मैं फौज के कारोबारों का नाक़िद हूँ, उनके सियासी किरदार का नाक़िद हूँ, उनकी हल्फ की खिलाफ वर्जियों का नाक़िद हूँ, उनकी लोगों को लापता करने की पॉलिसी का नाक़िद हूँ। लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि फौज के अंदर से चेंज आए, कोई कू हो जाए। याद रखिए बहुत खौफनाक होगा अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई ऐसा किसी दिन मंजरनामा बन गया। हम एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री हैं, इसके इंटरनेशनल रिप्रिकॉशंस हैं और आप मिस्र, लीबिया, सीरिया इन ममालिक की हिस्ट्री पढ़ लें। यहाँ पर फौज के अंदर से जूनियर ऑफिसर्स ने अपने चीफ के खिलाफ कू किया और वो इतने ब्रूटल ऑफिसर साबित हुए कि उन्होंने सिर्फ फौज के नहीं, उन्होंने आम सड़कों पर जितना कत्लेआम करवाया, अपोजिशन को जिस तरह से कुचला, अपना सिर्फ वो इक़्तिदार मजबूत करने के लिए, और फिर कई दहाइयों तक वो उन मुल्कों पर मुसल्लत रहे। तो हमें उस मंजर को देख के भी सोच कर भी खौफ खाना चाहिए। तो हमें जो चीज उनकी गलत है उस पर बात करनी चाहिए, तनकीद करनी चाहिए और सख्त करनी चाहिए। ठीक है, उसको अपोज करना चाहिए, ये हमारा आईनी हक है। वो बेशक इस आईनी हक के बदले में हमारे साथ जो मर्जी सलूक करें, हम पहले भी करते रहे फेस, कई डिक्टेटर्स का किया, इनका भी फेस कर लेंगे, मुझे तो कोई इतना वो नहीं। मैं तो कहता हूँ खैर है यार, एक दफा पहले भी साइकिल से गुजर गए, एक दफा फिर गुजर जाएंगे साइकिल से, क्या है। ठीक। लेकिन जो पीटीआई थी वो बहुत मिसकैलकुलेशन का उस दिन शिकार हुई, और मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी पीटीआई को अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए वो उन लोगों की करनी चाहिए जो पीटीआई को ये मफरूजे दे रहे थे कि यूं होगा तो यूं हो जाएगा और यूं होगा तो यूं हो जाएगा। सर एक और वो कमेंट मेरे ख्याल में उन्होंने मरवा दिया पीटीआई मैं को। अदरवाइज पीटीआई वाज इन अ वेरी वेरी सेफ पोजीशन। अगला इलेक्शन लड़ने के लिए पीटीआई उस वक्त एक हॉट हार्स थी बैट लगाने के लिए, और वो बस अच्छा सर मतलब मेरी नजर में ये एक एक नजर तारीख के तालिब इल्मों के लिए केस होगा कि एक जमात ने किस तरह से एक जीतता हुआ इलेक्शन, वो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ उस वक्त कुछ कर रही नहीं थी, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि जब आपके पास इतना वोट बैंक आ जाए, इतनी दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाए ना, तो फिर आप कहते हैं कि अब तुम जो लगे रहो, मुझे एक दफा इलेक्शन में घुसना अच्छा तो सर मसला है 9 है। मई ऐसे भी एक रैली का। की तो अभी तक सर फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं ना। 9 मई के हवाले से हम ये भी देख रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसे छोड़ दिया जाता है, बाकियों को अंदर डाला हुआ जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो यहां पर तो ये भी महसूस हो रहा है कि 9 मई इतना सिंपल नहीं है जितना नजर आ रहा है। इसकी तो अभी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पुलिस किधर थी, फोर्सेस किधर थी, सीसीटीवी वीडियो किधर है, ये सारे मामला क्या थे। देखिए मेरी नजर में ना 9 मई इतना बड़ा वाकया था नहीं, जितनी बड़ी इस वाकये ने अपॉर्चुनिटी स्टैब्लिशमेंट को दे दी कि वो इसको जवाब बना के जो एक क्रैकडाउन बहुत पहले से प्लान करके बैठे हुए थे, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। और जो तमाम की तमाम जो फौज के अंदर डेसेंट भी था अपने आर्मी चीफ से इमरान खान साहब की जात को लेकर, वो पूरी की पूरी वो डेसेंट वाली लॉट भी उनके पीछे लाइनअप होगी, क्योंकि उनको आइडिया हो गया एक कि अब एक ऐसा प्रेशर आया जिसमें शायद हमारे इदारे का इंटरेस्ट अंडरमाइन हो जाए। तो वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि जहां पर फिर उनको ऑल आउट जाने का मौका मिला। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये एक वाकया मैंने 9 मई को बहुत बड़ा वाकया नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ये फौज का 9/11 है, मैं नहीं मानता फौज का 9/11 उसको। लेकिन हाँ, उनको खेलने के लिए एक बॉल बहुत बना के करवाई गई, जिसको उन्होंने फिर अपनी मर्जी से उन्होंने इंतखाब किया कि उन्होंने बाउंड्री की किस साइड पे खेलना है। और यही फिर मैं कहता हूँ कि लाइक बिल्कुल इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मैं तो कभी भी उससे नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पीटीआई को भी जरूर उन लोगों के, और मैं समझता हूं कि उन
लोगों के, रिटायर्ड ऑफिसर्स के नाम लाएं मंत्रियां पर कि भाई ये आके ये करते थे, ताकि फौज को भी पता हो कि भाई हमारे अंदर से ही जाके लोग कर रहे थे। ठीक है, उन लोगों के नाम नहीं। ये क्या हम हर वक्त सियासतदानों को ही गालियां देते रहे, उसने वो कर दिया, इसने हमला कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने तकरीर कर दी। वो तो भाई जो आपके स्क्रिप्ट राइटर थे वो किधर थे? उनका भी तो कोई नाम लेना, उनका भी तो कोई बताए कौन कर रहे थे ये सब लोग। तो उन लोगों ने मेरी नजर में पीटीआई को एक बहुत अच्छी पोजीशन से एक मुश्किल पोजीशन में, वीक पोजीशन में भी नहीं कहूँगा, पीटीआई भी वोट बैंक के लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उन्होंने पीटीआई को एक मुश्किल पोजीशन में ले जाके खड़ा कर दिया। उसकी मुश्किल पोजीशन तो इस तरह हुई कि लोग पार्टी छोड़ गए, लेकिन जो मकबूलियत है, जो अवाम है, जो पाकिस्तानी अवाम की अवामी पल्स है, जो सेंटिमेंट है, लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो चीजें नजर आ रही हैं वो नजर बड़ी डिफरेंट आ रही है, जो हो रही है वो भी बड़ी डिफरेंट है, लेकिन जो नजर आ रही है वो बड़ी डिफरेंट। ये बताएं कि सर जो मीडिया है, मीडिया क्यों इतना ज्यादा लेट गया है? पाकिस्तान के बड़े बड़े साफी लेट गए हैं, बिल्कुल लंबे पड़ गए। ये एक इंटरेस्ट ग्रुप है, ये बेनिफिट लेने वाले लोग हैं। फिर काजी फाइज ईसा साहब को भी कुछ साफी जाकर उनका मूड आपके मुताबिक देखकर बताते हैं कि टेलीफोन करके काजी साहब का मूड ये है। ये साफियों को क्या हुआ? अच्छा, मैं एक बात तो, ये साफियों को पहली दफा तो नहीं हुआ। पीटीआई के दौर में उनके अपने वो थे, सदीक जान से लेके तो इमरान रियाज खान साहब तक। अब इस दौर में अपने लोग आ गए हैं। आपने ठीक सारे है, नाम ले सर, और कामर मुझे सारे ए टू जी और सारे, मुझे फारूक ए टू जी। हाँ, और मुझे 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 असल में सबसे बड़ी तकलीफ भी यही हो रही है कि यार, मतलब क्या हम लोग इस दिन का वेट कर रहे थे कि उनको वो गोद से उठाए और हमें गोद में बिठाए? हम इस दिन का वेट कर रहे थे, ठीक है, कि हमने सब अपनी असूली मौकफ, अपने सिविलियन सुप्रीमेसी, आइन, जमहूरियत, सब कुछ साइड पे डाला। हमने कहा लो जी, उन्होंने उनको गोद से उठा दिया, मौका आया, छलांगे मारो, बैठ जाओ। ठीक है, और उसके लिए फिर हम भी वही काम शुरू हो गए। ठीक है, अब हम भी सेफ हाउसेस में जाके तो क्या दस्तावेजात देखेंगे, क्या केसेस पर ब्रीफिंग्स लेंगे, और आके उनको मनोअन मुकद्दस सहीफे की तरह बयान करेंगे? क्या कैसे होगा ना ये सब कुछ? तो बिल्कुल और मैं एक बात तो, इस वक्त एक बात समझ लीजिएगा, पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नहीं, पिछले 10-15 साल से कोई भी ऐसा एंकर नहीं है जो इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो उसको हटवा ना सके। तो अगर वो हटवा सकते हैं सबको, तो फिर अगर कोई बैठे हुए हैं तो फिर किसी मंशा से ही बैठे। तो जब आपको मालूम हो कि आप बैठे इस वजह से हुए हैं कि वो अभी नाराज नहीं है आपसे, तो फिर आप उनको नाराज करने का रिस्क भी नहीं लेते। और यहाँ पर बहुत सारे मेरे जैसे छोटे मोटे सहाफी होते हैं जिनको बहुत शौक होता है कि उनको टीवी स्क्रीन मिले, तो वो फिर और नेक्स्ट लेवल पर जाके चमचागिरी करते हैं, प्रोपोगेंडा करते हैं, और फिर उनको टीवी स्क्रीनें बांटी जाती हैं, उनको प्रोग्राम मिलते हैं, उनको एक छोटे चैनल से बड़े चैनल में स्विच करवाया जाता है, उनकी तनख्वाहें बढ़वाई जाती हैं। मैं इंतहाई मामूली सहाफ़ी हूँ, और मुझे आज तक नहीं यकीन आता कि मेरी इतनी तो वर्थ ही नहीं है कि मुझे भी 2 दफ़ा पिछले कुछ अरसे में स्क्रीन ऑफर की गई। मैंने नहीं ली, मेरी अपनी चॉइस थी। ठीक है, चाहता तो मैं भी आपको आज किसी स्क्रीन पे बैठा नज़र आ जाता। अगर और कहीं बैठे हुए हैं तो कहीं छोटी-मोटी में कहीं पे मैं भी पड़ा हुआ नज़र आ जाता आप लोगों को। ठीक है, हालाँकि ऑफर मुझे 2 मेन स्ट्रीम चैनल्स की थी, लेकिन मैंने कहा यार, ये मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, क्या आप कहें कि ठीक है हम स्क्रीन ले लो, हमारे लोगों के नाम ना लो? मैंने कहा यार, ये मैं नहीं कर सकता, मामूली सा साफ़ी हूँ मैं। ठीक है, मैं अपने मेरे जो 5-10 हज़ार व्यूज़ आते हैं उससे जो मैं अगर छोटे-मोटे इतने भी अगर डॉलर कमा लेता हूँ कि मेरे घर का खर्च चल जाता है, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। कम से कम मैं दाल खा रहा हूँ, लेकिन वो खा रहा हूँ जो मैं अपनी मर्ज़ी से बोलना चाहता हूँ। मुझे नहीं शौक कि मैं 5 स्टार होटलों में जाऊँ, बैठूँ और बहुत लेविश किस्म के खाने खाऊँ। मैं उसके बगैर भी, मतलब यकीन करें, मतलब मैं तो बड़ा खुश खुश सब आबाद खुश हूँ, सुकून से हूँ। मुझे एक दफ़ा बोल टीवी से ऑफ़र आई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि वो आपको हम
10 मिनरल वाटर की बॉटल्स भी देंगे तो मैंने कहा यार खुदा की कसम यकीन करो मैं अभी भी घर पे मिनरल वाटर ही पीता हूँ, शक्ल से शायद नहीं लगता होगा। सो सेम वे मैं 5 स्टार होटल में नहीं खाना खाता, लेकिन अभी भी मैंने ठीक है, मेरी सेहत ठीक ही है, मेरे मेरे जितनी मुझे चाहिए थी सेहत उतनी है मेरी। तो तो साहब लोगों बात को चाहिए वो बैठे। बारिश के नए माशाल्लाह कोट भी आप पहनते हैं, खूबसूरत भी आप दिखते हैं, मिनरल वाटर भी आप पीते हैं, 5 स्टार होटल में जाके आप खाना भी खा सकते हैं, और आप कहते हैं कि बगैर सारी चीजों के हो रहा है, तो ये भी एक बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन सर आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा, मुल्क में जो क्रैकडाउन हो रहा है, जो सियासतदान उठाकर पार्टियां छुड़ाई जा रही हैं, काजी फाइज ईसा साहब से कोई उम्मीद रखेंगे बोलेंगे, या फिर सिर्फ वो हमें यही बजते रहेंगे कि फलाने को साहब नहीं कहना, सुप्रीम कोर्ट के पीछे आला हैदरिया नहीं लगाना, इस तरह के टिकर्स वो मीडिया को भेजकर तो मीडिया के ऊपर हेडलाइन ही बनते रहेंगे? ये आखिरी राय इसके ऊपर अपनी दे दें। अच्छा, वैसे मैं आपके ना जो लास्ट कमेंट है उसके ऊपर एक बात कह दूं। मैं बिल्कुल अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मुझे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, मुझे अच्छी जगह पर बैठना भी अच्छा लगता है, ठीक है। और मेरे ख्याल में ये हर इंसान का हक है कोई कि वो शक नहीं। अच्छा पहने, अच्छा खाए, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर देखा जाना चाहिए कि वो उस अच्छा पहनने और खाने के लिए क्या अपनी इंटेग्रिटी को, क्या अपने असूलों को बेच रहा है, तो फिर तो जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी हलाल की कमाई से अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी जगह पर आते जाते हैं, ठीक है। और मैं फिर एक बात कहूंगा कि अगर मुझे मैं काबिल फरोख्त होता तो यकीन कीजिए मैं वो मारे ना खाता, वो FIR ना भुगतता, मैं उस दौर में ही बिक जाता। तो अगर उस दौर में नहीं बेचा तो इस दौर में क्यों बेचूंगा? और अगर किसी एक सियासी जमात के आगे नहीं बिका तो दूसरी के आगे कैसे बिकूंगा? तो मैं मामूली सहाफी हूँ, मिडिल क्लासिया हूँ, लेकिन जो भी करता हूँ मेरे पास अपने एक एक पाई और एक एक चीज का हिसाब मौजूद है कि मैं किस तरह कितना कमाता हूँ, साहब ये कितना आपने लगाता हूँ, क्या कहाँ से कमाता हूँ। आई कैन गिव ईच एंड एवरी। हमारे ठीक पास है। कम में काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर ओपिनियन दे दें अपनी। देखिए, काजी साहब को ये देखना होगा कि वो आज कहाँ पर जा रहे हैं, और उनकी लेगेसी उनको किस तरफ लेके जा रही है। और जिस तरह से बहुत से लापता अफराद के केसेस हैं, नहीं टेकअप हो रहे, और दीगर कई अहम केसेस हैं जो उनके दौर में नहीं टेकअप हो रहे। फिर इस तरह से जिस अंदाज में इलेक्शन को आगे ले जाया गया, और ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि ये कैसे हुआ। सवालिया निशान नहीं, सबको पता है खैर कैसे हुआ। और इस सब के ऊपर जो खामोशी है, अ, मेरे ख्याल में ये उनकी लेगेसी को खराब कर देगी। कल कोई उनका नाम लेगा तो वो ये कहेगा कि उनके दौर में ये चीजें हुई और उन्होंने इन चीजों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। और फिर सॉरी टू से वो एक शेर है, मुझे खबर थी लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो मेरी दुआ होगी कि काजी साहब के लिए शेर मत पढ़ा जाए। सर अब ये बताएं, बाकी इंतखाबात होंगे वैसे फरवरी में? क्या कह रहे हैं? इंतखाबात फरवरी में होंगे, फरवरी 8 में इंतखाबात होंगे? होने तो 8 फरवरी को चाहिए, लेकिन ख्वाहिश तो बहुत है एस्टेब्लिशमेंट की कि आगे चले जाएं। इसीलिए अब वो मसनूई एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। सऊदी अरब, UAE से $25 अरब के MOU साइन हो गए हैं, कुवैत से भी आज पता नहीं कितने अरब के MOU साइन हो गए हैं, जो कि ये सब कुछ नजर का धोखा है। MOU की कोई वैल्यू ही नहीं होती, ट्रस्ट में कोई वैल्यू नहीं होती। आप जरा रिसर्च कर लें कि पिछले 5 साल में, ज्यादा पीछे मत जाए, पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने कितने ममालिक से कितने MOU साइन किए और उनमें से कितने MOU मटेरियलाइज हुए। अगर वो रेशो 10% भी निकल आए ना, तो आप मेरा गिरबान आपका हाथ। ये MOU सारे नजर का धोखा है। अब वो सारे बिजनेस ग्रुप्स जो जाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट की जेब में है, उनको आंख मारी गई है। अब वो स्टॉक मार्केट में इस वक्त पैसा घुमा रहे हैं, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स ऊपर जा रहा है और हमें दिखाया जा रहा है देखो
बीमार मीशत सही होने लग गई है। बात यह है, पूरी दुनिया में आप रिसर्च कर लें, कहीं पर भी स्टॉक मार्केट उनकी मईशत की सेहत का बैरोमीटर नहीं होता, पूरी दुनिया में किसी मुल्क में। पाकिस्तान का कैसे वो हो गया? आप कल जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है वो देखिए ना क्या है। ठीक है, उन्होंने सारे हमारे उनकी निशानदेही किया है कि यहाँ 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 पे आप लोग वीक हैं, और ये जो आप स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं ये नहीं है सस्टेनेबल। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये SIFC के जरिए भी जो आप कह रहे हैं कि जी ये हम सरमायाकारी ला के मईशत दुरुस्त कर लेंगे, उन्होंने कहा ये कि ये एक वन टाइम एफर्ट हो सकती है, लेकिन ये मईशत दुरुस्त नहीं कर सकती। मईशत दुरुस्त करने के लिए आपको इन सेक्टर को एड्रेस करना होगा, और वो SIFC के फोरम से नहीं एड्रेस होने वाले। तो ये सब कुछ एक नजर का धोखा है। जो लोग इस धोखे को एंजॉय करना चाहते हैं वो जरूर एंजॉय करें, दैट इज देयर चॉइस। लेकिन फिर बात तो वहीं पर है ना कि मैं फिर वही कहूंगा कि यार या तो कहीं ना कि ये नजर का धोखा मैं पहली दफा मिला हूं। ठीक है, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा स्टॉक मार्केट उठी हो, ठीक है, या पाकिस्तान ने तारीख में पहली दफा गैर मुमालिक ने पाकिस्तान के साथ MOU साइन की हो, तो मैं कहूँ कि ये बहुत ही अनोखी चीजें हो रही हैं। तो बिल्कुल इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और हमें जिसे कहते हैं ना, मुल्क में मार्शल लॉ नहीं, मार्शल लॉ प्लस लगा देना चाहिए। मैं अपने जमहूरी नजरियात रखने के बावजूद, जिसमें मैं कहता होता हूँ कि मैं जिसे कहते हैं ना किसी पैगंबर का ज़हूर भी GHQ में हो जाए ना, तो मैं उसके हाथ पे बैत नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं चले अपनी, मेरी कोई वैल्यू है भी नहीं, तो मैं, मुझे मत सुने। मैं कहता हूँ उन 23 करोड़ अवाम के लिए अगर ये हालात बेहतर होते ना, तो मैं कहता ठीक है जी, मेरी जात के लिए तो मुझे तो बुरा ही लगेगा, लेकिन आप लगा लीजिए मार्शल्लाह। ठीक है, तो नहीं होते ना यार बेहतर। हम हर दफा देखते हैं, इमरान खान साहब के दौर में जनरल बाजवा हर तीसरे महीने सऊदी अरब गए होते थे, कोई ना कोई इमदाद मांग के लाए होते थे। ठीक है, उससे पहले आप चले जाइए, मुशर्रफ साहब के ऊपर बड़ी डॉलरों की बरसात हो रही थी। ज़ियाउल हक के दौर में सूटकेसों में डॉलर आ रहे थे। ठीक है, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के बेटे आज सनतकार हैं बहुत बड़े इस मुल्क पे। जनरल ज़ियाउल हक के बेटे बड़े अमीर कबीर हैं। ठीक है, आप जनरल कियानी के भाइयों की दौलत देख लीजिए कितनी है। जनरल मुशर्रफ का बेटा कहाँ पे रहता है। ठीक है, जनरल शफातुल्लाह की कितनी बाहर की जायदादें निकली हैं, फैक्ट फोकस ले आई है। जनरल आसिम सलीम और उनके बच्चों के कारोबार आप देख लीजिए। ठीक है, जनरल बाजवा 12 अरब बना के निकल गए। ठीक है, तो, तो मेरे आपके हालात कहाँ बदले, मुल्क कहाँ पे बदला? पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।